वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे थे इंग्लिश में, वो हमारा टॉपिक था, वो था टेंस। और इस टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं आपके, वो पूरे हमने पढ़ लिए। और उनके अंदर जो भी प्रत्येक या एवरी जो टाइप है, उसके अंदर जो 4 सेंटेंस के प्रकार थे, वो भी हमने पढ़ लिए, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव थे। अब आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, वो होने वाला है पास्ट टेंस। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लासेस में, और ये जो सेकंड है वो है पास्ट टेंस। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस को पूरी ईमानदारी के साथ और अच्छे से पढ़ा है, समझकर पढ़ा है, तब तो आपको पास्ट टेंस को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला, जो आपके प्रेजेंट टेंस के जो टाइप थे और उनके अंदर जो थे सेंटेंसेस में, उनमें जो स्ट्रक्चर थे, वही आपके पास्ट टेंस के जो टाइप है 4, उनके भी जो एवरी 4 सेंटेंस है, उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर इनमें है। तो आगे देखते हैं क्या है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या था आपके कि प्रेजेंट टेंस में ये था कि वर्तमान में कोई कार्य घटित हो रहा है, जो वर्तमान की घटनाओं को बताता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते थे। लेकिन जो आपका पास्ट टेंस है, उसमें क्या होगा, पास्ट टेंस में आपके पास्ट में, भूतकाल में, पास्ट टाइम में कोई कार्य हुआ है या कोई घटना घटित हुई, तो वो किस में चली जाती है, आपके पास्ट में चली जाती है। तो पास्ट टेंस में वो काम आते हैं या वो घटनाएं आती है जो कि भूतकाल में या जो पास्ट टाइम था आपके, उसमें घटित हो चुकी है। वो घटनाएं किस में आएगी, पास्ट टेंस में। ठीक है, इसके साथ ही एक चीज और कंपेरिजन में देख लीजिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होगा अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसके बाद आने वाला टाइम, और उसमें घटित होने वाली घटनाएं और कार्य, वो किस में इंक्लूड किए जाएंगे, फ्यूचर टेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। तो अभी ये तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। उसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई कार्य या कोई घटना होती है, वो आपके पास्ट टाइम में ही स्टार्ट होती है, और पास्ट टाइम में ही वो आपके कंप्लीट भी हो जाती है। प्रेजेंट में क्या रहेगा, प्रेजेंट में ही स्टार्ट होगी और प्रेजेंट में ही कंप्लीट होगी। बट जो आपका पास्ट टेंस है, इसमें कोई घटना है या कोई कार्य है, वो सब कुछ पास्ट में स्टार्ट हो चुका है और वो क्या होगी, पास्ट में ही कंप्लीट होगी। तो देखते हैं इसकी पहचान होती है। पास्ट टेंस का जो पार्ट फर्स्ट है, हम वो पढ़ने वाले हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस। स्पेलिंग्स आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी गलत नहीं लिखेगा। 100 में से 60% स्टूडेंट्स इन्हें रॉन्ग लिखते हैं, इनकी जो स्पेलिंग होती है। तो स्पेलिंग पर भी ध्यान देकर चलिएगा आप लोग। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस। हमने देखी थी प्रेजेंट में 4 टाइप, उसी प्रकार पास्ट में 4 टाइप का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपके इसकी जो पहचान होगी, एक बार आप लिख लीजिए, फिर समझते हैं इसमें क्या है। इसकी पहचान है, जो हिंदी वाक्य के आपके जो हिंदी वाक्य होते हैं, उनके लास्ट में था या ती थी या ते थे या ई मान लो, या आपके ये वगैरह, यही मान लीजिए। तो हिंदी में क्या हुई कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, अंत में लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ई या आ। जब भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में ये आ जाए, तो वहां आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। जैसे एग्जांपल के लिए, राम जयपुर जाता था,
कल विद्यार्थी एग्जाम देने गए, इसमें क्या आ रहा है ए, तो आप ये मान लीजिए यहाँ एक ए बी। और जैसे कि कल सीमा ने खाना बनाया या खाना पकाया, सॉरी बनाया तो क्या, तो ये आपके सेंटेंस हो गए हिंदी में कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ई, आ या ए वगैरह ये आए, तो वो आपके जो सेंटेंस होंगे वो कौन से होंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखते हैं इंग्लिश में इनकी पहचान कैसे की जाएगी। इंग्लिश में आपके जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो होगी आपके ओनली डिड। इसमें जो आपके मेन वर्ब होती है वो सेट, वो आपके फर्स्ट फॉर्म भी होगी और सेकंड फॉर्म भी होगी। ध्यान रखना दोनों होगी, और दोनों को अभी हम देखेंगे कि कैसे दोनों यूज आएगी, कहाँ आएगी, किस प्रकार आएगी। तो इंग्लिश में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें डिड, और जो मेन वर्ब है आपके वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज की जाएगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम इनके सेंटेंस के टाइप में। अब एक रूल है वो आप एक जो रूल है वो देख लीजिए, कंसेप्ट है वो क्या है कि अभी मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों ही इसमें क्या की जा रही थी, मेन वर्ब के रूप में यूज की जा रही थी। तो इसका क्या कंसेप्ट है कि कहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी और कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। ध्यान रखिए, मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था उसमें बताया है कि जो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज की जाएगा, का ही यूज किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। एच भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इस सेंटेंस को पढ़ी, सॉरी इस लाइन को पढ़ी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। ये बात, यही लाइन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते वक्त भी बोली थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनमें किसका यूज किया जाता है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। मैं पिछले कंसेप्ट को भी दोहराते हुए चल रही हूँ, तो आपको भी याद रखना है ये। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना मैं बार बार अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रही हूँ, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसका यूज किया जाता है, ओनली सेकंड फॉर्म का, वो भी पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे से फिट कर लेना, चाहे समझ के करो चाहे रट के करो, ठीक है। अब देखते हैं, तो फिर आप पूछो कि ये जो डिड है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका क्या कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। अफर्मेटिव के अलावा जो आपके 3 सेंटेंस बच गए, कौन कौन से, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये जो आपके 3 सेंटेंस बच गए, इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाएगा और हमेशा ऑलवेज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है ओनली एंड ओनली किसमें,
पास्ट सिंपल के इंडेफिनेट पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और जो 3 सेंटेंस बच गए आपके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इन तीनों में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज किया जाएगा। और जो मेन वर्ब है उसके रूप में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे याद रखना। तो अब आते हैं हम सेंटेंस के कंसेप्ट पे। मैं यहाँ आपको जितना फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस था जितना उसमें एक्सप्लेन करके बता रही थी उतना इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसे मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है, तो आप इसे आसानी से समझ जाओगे शॉर्ट रूप में भी। अब आते हैं इसके सेंटेंस के कंसेप्ट पे। देखिए, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। लास्ट वाले जो प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर बताए थे, वो स्ट्रक्चर बोलिए क्या क्या है इसमें। फर्स्ट मेरे साथ बोलते रहिए, सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट का कौन सा है, सिंपल का। अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब ही आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ आने से रही, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर कुछ दिया हो तो वो। सेकंड सेंटेंस है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना आपको सभी जानते हैं, आप भी बोलते रहिए साथ साथ। सब्जेक्ट प्लस आपके इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आप भी जानते हैं इसमें क्या आएगा, डिड, प्लस फिर आपके जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लिखी थी और यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, क्योंकि मैंने यहाँ डिड का यूज कर दिया, क्योंकि सेंटेंस कौन सा था, नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आ जाएगा। इसमें मेन कंसेप्ट एक तो हेल्पिंग वर्ब का है और नोट का है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये यूं ही आगे चलता रहेगा। थर्ड आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको 2 प्रकार के बताए हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाले, तो अब क्या करते थे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे सब्जेक्ट से पहले ले आते थे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वही आपके डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपके नेगेटिव तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और वही जो आपके ऊपर आपने लास्ट में अदर करके और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। फोर्थ सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, ऊपर वाला जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वही आएगा, बट इसमें क्या एक चीज नहीं जुड़ गई कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आया है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे इसमें, नोट, और फिर जो ऊपर इंटेरोगेटिव वाला था वो एज इट इज यूं ही आ जाएगा। अब देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही बताया। यहाँ इसमें भी 2 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो दूसरा देखते हैं, जो नीचे बना रही हूँ मैं वही आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्या है, क्या आ जाएगा इसमें, एक तो मैंने बताया था आपको कि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें तो आप जो प्रश्नवाचक वो दिए होंगे, जैसे वो कैसे स्टार्ट होंगे, कैसे, और वो क्या किस में आएगा, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और जो WH वर्ड वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है कि इनमें जो आपके क्वेश्चन मार्क वाले जो आपके वर्ड आएंगे ना, वो किस में आएंगे, आपके मिड ऑफ द सेंटेंस, वो आपके सेंटेंस के बीच में आएंगे, बीच स्टार्टिंग में आएंगे, तब तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स वाले सेंटेंस से स्टार्ट करके और फिर उसे इंटेरोगेटिव बनाना है। लेकिन अगर मिड में कोई कौन कैसा वर्ड आ जाए, क्वेश्चन मार्क वाला या प्रश्नवाचक शब्द आ जाए बीच में, मिड ऑफ द सेंटेंस मीन्स किस सेंटेंस के बीच में आई, तब हमें WH वर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो अपनाना है, और फिर उस वाक्य को कैसा बनाना है,
इंटरोगेटिव बनाना है। तो वैसे ही WH वर्ड आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं पहले। इंटरोगेटिव है तो WH वर्ड आ गया। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, यू नो वेरी वेल कि क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैं इंटरोगेटिव बता रही हूँ, तो इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि हम बात किस सेंटेंस की कर रहे हैं, इंटरोगेटिव की। उसके बाद जो एडजेक्टिव वही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नोट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया इसमें। तो नेगेटिव आते हैं, आपको पहले पता है कि नोट का यूज किया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। नॉट ओनली नॉट, इसमें नो का भी यूज किया जाएगा, नेवर का भी यूज किया जाएगा, बट वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखो इसका बनाना हमें, तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, इसके बाद आपका सब्जेक्ट एज इट इज, इसके बाद नोट, और उसके बाद आपका एज इट इज और इसमें क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, बस हमें ओनली नोट लगाना पड़ा क्योंकि हमें सेंटेंस को कैसा बनाना था, नेगेटिव बनाना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है आपको क्योंकि अब जो हम सेंटेंस करने जा रहे हैं वो इन्हीं से बनेंगे। इनमें स्ट्रक्चर याद कर लीजिए आप लोग, फिर आपको सेंटेंस बनाने में जो इनकी पहचान है वो पहचान अच्छे से करनी आनी चाहिए। तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। वो भी इजी सेंटेंस है, इसको जो हार्ड होंगे शायद ही नहीं कर पाओ आप, क्योंकि वो तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी। तो अब देखते हैं सेंटेंस, जैसे विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया। ठीक है, विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद किया आ रहा है लास्ट में, तो पास्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए अगर ये अफर्मेटिव है सेंटेंस तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, याद करने को क्या कहेंगे, लर्न। लर्न की जो आपके सेकंड फॉर्म होगी लर्न, लर्न एंड लर्नड। तो सेकंड फॉर्म हमें लेनी है, वो क्या है, लर्न, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमें अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ही यूज करनी होती है। स्टूडेंट्स लर्न देयर, अपना देयर लेसन, पाठ लेसन, ठीक है, ये हमने बना लिया अफर्मेटिव। अब हमें बनाना है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद नहीं किया, यहाँ नहीं जोड़ दीजिए, नहीं ऐड कर दीजिए यहाँ। तो सेंटेंस नेगेटिव होते ही आप सभी को पता है कि हेल्पिंग वर्ब लानी होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ कि हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड है, तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ ये जो आपके सिंगुलर और जो प्लूरल वाला कंसेप्ट है वो तो कंप्लीट ही हो गया। क्योंकि अगर दो होती तब तो हमें पता भी रहता कि किस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए। तो ये तो कंसेप्ट ही यहाँ कम खत्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक ही दे रखी है और वो है डिड। तो प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, हम यूज किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का, ठीक है। स्टूडेंट्स डिड सेंटेंस नेगेटिव है, नोट लगा दो। वही अब ऊपर सेकंड फॉर्म का यूज किया था बट यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड नॉट लर्न देयर लेसन, ये बन गया आपका नेगेटिव। थर्ड आता है इंटेरोगेटिव, इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है स्टूडेंट्स, अब मेन वर्ब लर्न, क्या लर्न किया, ऑब्जेक्ट देयर लेसन। लेकिन जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस कैसा है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है लास्ट में, तो डिड स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर लेसन, एज इट इज ये का यही आ जाएगा आपके। बस इसमें क्या किया हमने, नोट लगा दिया।
तो ये आपके मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया है। तो लीजिए इसे आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको एक बताती हूँ WH वर्ड वाला। बस एक ही बताऊंगी, ध्यान रखना, इसे अच्छे से बिठाए ना दिमाग में। कल तुम क्यों नहीं आए। सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में भी हमें WH वर्ड यूज करना है, हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है। देखो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है वो कहाँ आया है? बीच में। तो अब हमें क्या करना है इसमें, इसे जो वर्ड है इसे स्टार्टिंग में लेकर आना है। तो क्यों को वाई वाई बोलते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन वर्ड भी लिखवा दिया है पहले वाली क्लासों में, तो दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। अब लाना है हमें जस्ट WH वर्ड के बाद भी क्या लाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डिड ले आए हम। वाई डिड तुम यू। अब सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव होता तो हम ये नोट यूज नहीं करते, बट सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव, देन वी विल यूज ये नोट। वाई डिड यू नॉट कम, सॉरी, कल तुम क्यों नहीं आए? क्या नहीं किया? आना। डिड नॉट यू नॉट कम, वाई डिड यू नॉट कम, कल को यस्टरडे। नहीं, टुमारो लिख दो यहाँ। हाँ नहीं, यस्टरडे आएगा। टुमारो होता है आने वाला कल, क्योंकि टुमारो को भी हम यही बोलते हैं कल, और यस्टरडे को भी हम क्या बोलेंगे? कल। लेकिन हम ये गलत बोलते हैं, क्योंकि कल तो कौन सा, अब हम यूज करेंगे कल में कि में, या जैसे टुमारो लिख दो कल के यूज में, तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टुमारो तो होता आपका आने वाला कल, और ये होगा आपका बीता हुआ कल। ठीक है, याद रखना इसे। देन व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है यहाँ। तो आपको सभी को आ गया होगा, और इन सभी को अच्छे से लर्न करना है जो भी मैंने बताया अब तक। अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट टेंस रहने वाला हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो जैसा प्रेजेंट में था थोड़ा थोड़ा वैसे ही रहेगा। जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर का, सॉरी उसी में सेकंड नंबर का, पास्ट नहीं, इसी में जो आपका पास्ट पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट पढ़ लिया, इंडेफिनिट है सिंपल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस या इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई काम था वो पास्ट में पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ध्यान रखना पास्ट में स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो पास्ट में अभी भी जारी है। पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो कंटिन्यू है, पास्ट में हो रहा है। जैसे मैं कहूँ विद्यार्थी स्कूल जा रहे थे, तो क्या थे वो पास्ट टाइम में, जो मैंने देखा वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, उनका कार्य स्कूल जाने का कंटिन्यू था। जैसे मैं कहूँ विद्यार्थी स्कूल जाते थे, तो वो क्या था कि जाते थे, कि वो काम पास्ट में था और पास्ट में हो भी गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई काम है वो पास्ट में तो आपका स्टार्ट होगा, लेकिन पास्ट में स्टार्ट होकर कंप्लीट ना होकर वो पास्ट में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। तो इसकी ये पहचान है, या इसकी ये जो देखा जाता है कि पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस में कोई कार्य या कोई घटना थी वो पास्ट में हुई थी और वो पास्ट में ही आपके जारी भी थी, कंप्लीट नहीं हुई, ध्यान रखना, पास्ट में जारी थी। तो अभी हम इसकी पहचान देखते हैं। इसमें जो हिंदी की पहचान होती है वो क्या होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहा हूं, मतलब वो कार्य प्रेजेंट में जारी है। वैसे ही इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्य है वो पास्ट टाइम में जारी था, प्रेजेंट में तो वर्तमान काल में जारी रहता है, और जो पास्ट टेंस है उसमें कंटिन्यूअस
में कोई कार्य है वो कंटिन्यू था। कौन से काल में? पास्ट टाइम में। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या होगी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, एक तो वाज और एक वर। ठीक है, वाज में क्या आता है? वाज का यूज कहाँ किया जाता है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अब वो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके आई, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम या नाउन। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी सिंगुलर नेम, इसके इनके साथ यूज किया जाएगा वाज का। जो वर है इसके साथ यूज किया जाएगा, सॉरी इसका प्रयोग किया जाएगा आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यू, वी, दे एंड आपका कोई भी प्लूरल नेम। अब प्लूरल नेम से यहाँ मीनिंग होगा आपका, जैसे राम एंड श्याम दोनों आ जाए, तो क्या है, एक से तो ज्यादा ही है ना, तो वो प्लूरल नेम हो जाएगा आपके। अब आपकी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका यूज हो रहा था? याद कीजिए, किसका यूज हो रहा था? आईएनजी फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म, तो वही यहाँ यूज होगी। देखो, जो आपके प्रेजेंट टेंस था उसके जो चार पार्ट थे, उन चारों में जो मेन वर्ब लग रही थी, जिस मेन वर्ब का यूज किया जा रहा था, उसी मेन वर्ब का यूज इनमें किया जाएगा, एक्सेप्ट किसके अलावा? एक्सेप्ट आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को छोड़ कर, क्योंकि उसका जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें क्या किया जा रहा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही का भी, वैसे ही पास्ट के इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का, उनको छोड़ दो अपवाद स्वरूप, और के साथ जो है वो उन्हीं मेन वर्ब का यूज किया जाएगा जो पीछे वाले में किया जाता रहा। ठीक है, तो इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। इसमें आपके ना कोई अफर्मेटिव ना नेगेटिव, इनका कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि सभी में वाज वर्ब का यूज किया जाएगा। वाज का यूज मैंने आपको बता दिया, वाज का यूज में आई के साथ भी किया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर। जो और बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट देखते हैं किसे? अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव में क्या आते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको, वाज या वर। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर कोई चीज़ है तो वो, लास्ट में एंडिंग में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस आता है आपका इसके बाद। इस नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या आएगा? वही सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको पता है कि इसमें वाज वर आएगा। इसके बाद नोट आ जाएगा, नोट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर है तो, और देन फुल स्टॉप तो लगाना ही है। थर्ड स्ट्रक्चर होता है आपका इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या? यू नो वेरी वेल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर है तो कुछ, देन आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है या विच सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। फोर्थ में आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लानी है, वाज वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लानी है, यू नो वेरी वेल कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना आता है। देन वी विल यूज ये नॉट। नाउ वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर है तो वो, वरना क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में ही मैंने WH वर्ड वाला बताया है। तो WH वर्ड में क्या जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि आपके वाज वर्ब है। याद रखना है इनको, जितनी बार बोलोगे आप लोग उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को उतनी बार आपको याद होगी। उसके बाद लाना है सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस कैसा है,
अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो नोट का यूज हो जाएगा। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है तो चलने देंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, अब आगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर दे रखा वो, वरना तो इस्तेमाल तो यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, टाइम हो चुका है आज की क्लास का। अब जो इसमें बच गया वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।